अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ सालों में आपकी अगली कार या बाइक सिर्फ इन्फ्लेशन, सेफ्टी फीचर्स या इमिशन नॉर्म्स की वजह से नहीं बल्कि इथेनॉल फ्यूल पॉलिसी की वजह से भी काफ़ी महंगी हो सकती हैं, तो शायद आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे। लेकिन अगर हम इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में अभी जो कुछ हो रहा है उसे ध्यान से देखें तो तस्वीर काफ़ी दिलचस्प दिखाई देती है और थोड़ी चिंताजनक भी दिखाई देती है। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत तेज़ी से बढ़ाई गई है। सरकार ने E20 फ्यूल को आगे बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया है और अब इंडस्ट्री के अंदर E85 और यहाँ तक कि E100 फ्यूल को लेकर भी गंभीर चर्चाएं होने लगी हैं। गवर्नमेंट के नज़रिए में भी ये एक शानदार योजना है क्योंकि इसमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो जाता है, फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है और देश की एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत हो सकती है। लेकिन हर पॉलिसी का एक दूसरा पहलू भी होता है और वही आज ऑटो मैन्युफैक्चरर्स यानी OEM को परेशान कर रहा है। दरअसल किसी भी ऑटो कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ नई गाड़ी बनाना नहीं होता है बल्कि अगले 10 साल का रोड मैप भी तैयार करना होता है। उन्हें पहले से तय करना पड़ता है कि आने वाले समय में कौन सी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निवेश करना है, कौन से इंजन विकसित करने हैं और किन प्लेटफॉर्म को भविष्य में आगे बढ़ाना है। यही वो वजह है जहां एथेनॉल पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहा है। आज से लगभग 10 साल पहले की स्थिति बहुत ज़्यादा सिंपल थी। ज़्यादातर कंपनियां पेट्रोल और डीजल इंजन पर ध्यान दे रही थी, लेकिन अब परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। आज एक ही कंपनी को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अरबों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, साथ ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर निवेश करना पड़ रहा है, CNG व्हीकल के लिए एक अलग डेवलपमेंट करना पड़ रहा है, BS6 इमिशन नॉर्म्स और फ्यूल एफिशिएंसी रेगुलेशन को पूरा करने के लिए अलग इंजीनियरिंग रिसोर्सेज लगाने पड़ रहे हैं और अब इस सब के बीच में फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को भी प्रोडक्ट प्लानिंग का हिस्सा बनाना पड़ रहा है। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, असली समस्या ये है कि किसी को भी ये नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा सफल होगी। अगर EV एडॉप्टेशन उम्मीद से ज़्यादा धीमा रहा तो हाइब्रिड व्हीकल की डिमांड बढ़ सकती है। अगर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को गवर्नमेंट सपोर्ट मिला तो इथेनॉल बेस्ड मोबिलिटी तेज़ी से बढ़ सकती है और अगर बैटरी टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाता है तो पूरी मार्केट EV की तरफ शिफ्ट हो सकती है। ऐसे माहौल में OEM को एक साथ कई अलग अलग दिशाओं में पैसे लगाने पड़ रहे हैं और यही वजह है कि इंडस्ट्री के अंदर कई लोग इसे रोड मैप नाइटमेयर भी कह रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर इथेनॉल फ्यूल में ऐसा क्या है जो इसे इतना जटिल बना देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एथेनॉल सिर्फ पेट्रोल में मिलाए जाने वाला एक अल्टरनेटिव फ्यूल है और इंजन में थोड़ा बहुत बदलाव करके काम चल सकता है। E20 के मामले में ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन जैसे ही बात E85 या E100 की आती है पूरा समीकरण बदल जाता है। पेट्रोल और इथेनॉल के बीच में सबसे बड़ा अंतर है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इथेनॉल ज़्यादा कोरोसिव होता है और मॉइस्चर को अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। इसका सीधा असर व्हीकल की फ्यूल सिस्टम पर पड़ता है। इसका मतलब ये है कि फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइंस, सील्स, गैस्केट्स, फ्यूल पंप्स और इंजेक्टर जैसे कंपोनेंट्स को ऐसे मटेरियल से बनाना पड़ता है जो लंबे समय तक हाई एथेनॉल कंटेंट को झेल सकें। ये बदलाव सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब लाखों गाड़ियों में प्रोडक्शन की बात आती है तो यही छोटे बदलाव करोड़ों और अरबों रुपयों की अतिरिक्त लागत पैदा कर देते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टेक्निकल चैलेंज मौजूद है। इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम एनर्जी होती है। सरल शब्दों में कहें तो इक्वल पावर पैदा करने के लिए इंजन को ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में बड़ा फ्यूल इंजेक्टर, ज़्यादा कैपेसिटी वाला फ्यूल पंप और अलग तरह की इंजन कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है। इंजन कंट्रोल यूनिट यानी ECU को लगातार ये समझना पड़ता है कि टैंक में कितना इथेनॉल और कितना पेट्रोल मौजूद है ताकि वो उस हिसाब से फ्यूल इंजेक्टर और इग्निशन टाइम को एडजस्ट कर सके। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अगर इंडिया वास्तव में E85 और E100 फ्यूचर की तरफ बढ़ता है तो OEMs को सिर्फ फ्यूल सिस्टम अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा बल्कि पूरे व्हीकल आर्किटेक्चर पर दोबारा काम करना पड़ेगा। उन्हें अलग अलग इथेनॉल ब्लेंड्स के लिए टेस्टिंग करनी होगी, ड्यूरेबिलिटी वैलिडेशन करानी होगी, इमिशन सर्टिफिकेशन कराना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि व्हीकल देश के हर क्लाइमेट और हर यूज कंडीशन में समान परफॉर्म करे। ये पूरा प्रोसेस समय और पैसा दोनों की भारी मांग करता है और यहीं से कॉस्ट बढ़नी शुरू होती है। अभी तक इंडस्ट्री एस्टिमेट बताते हैं कि E20 कंपैटिबल व्हीकल में लागत कुछ हज़ार रुपये तक बढ़ सकती है। लेकिन अगर इंडिया वास्तव में E85 और E100 फ्यूचर की तरफ बढ़ता है तो मामला सिर्फ कुछ हज़ार रुपयों तक नहीं रहेगा। यहाँ पूरा फ्यूल सिस्टम इंजीनियरिंग बदलनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ड्यूरेबिलिटी वैलिडेशन बढ़ जाएगी और वारंटी रिस्क भी बढ़ जाएगा और इन सब चीज़ों का अंतिम असर व्हीकल की प्राइसिंग पर दिखाई देगा।
कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि फुल फ्लेक्स फ्यूल कैपेबिलिटीज़ के लिए एंट्री लेवल कार्स में लगभग 15 से 40 हज़ार रुपये तक की अतिरिक्त लागत जुड़ सकती है। प्रीमियम व्हीकल में ये आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर फ्यूचर में फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड व्हीकल को बढ़ावा मिलता है तो कॉस्ट इम्पैक्ट 50 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक पहुँच सकती है। ये सिर्फ किसी एक कंपोनेंट की वजह से नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे अपग्रेड्स, अतिरिक्त टेस्टिंग और कम प्रोडक्शन वॉल्यूम की वजह से होगा। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी पहले ही ईवी प्लेटफॉर्म को विकसित कर रही है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर निवेश कर रही है और कई सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्ट अपग्रेड कर रही है। अब उसी कंपनी को फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी के लिए भी अलग से रिसर्च, अलग सप्लायर नेटवर्क और अलग मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी विकसित करनी पड़े। ये सिर्फ इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं, बल्कि फाइनेंशियल चैलेंज भी बन जाता है। आखिरकार कोई भी कंपनी ये अतिरिक्त लागत अपने प्रॉफिट से नहीं उठाएगी और उसका बड़ा हिस्सा व्हीकल बायर्स तक पहुंचेगा। और यहीं से एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। गवर्नमेंट का उद्देश्य है फ्यूल को सस्ता बनाना। E85 फ्यूल को पेट्रोल से सस्ता रखने की कोशिश की जा रही है ताकि कंज्यूमर को रनिंग कॉस्ट में राहत मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ व्हीकल खुद महंगे होते जा रहे हैं। यानी फ्यूल स्टेशन पर कुछ बचत हो सकती है, लेकिन शोरूम में आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। इसका मतलब ये है कि समान डेंसिटी तय करने के लिए इंजन को ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ सकता है। यानी फ्यूल प्राइस और फ्यूल इकोनॉमी के बीच में एक नया बैलेंस बनाना पड़ेगा। सिर्फ फ्यूल सस्ता होने से ही ओवरऑल ओनरशिप कॉस्ट कम होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इथेनॉल इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। ये ऑयल इंपोर्ट्स कम कर सकता है, फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचा सकता है और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकता है। लेकिन OEMs के नज़रिए से देखें तो ये एक नई टेक्नोलॉजी लेयर जोड़ देता है। उन्हें EVs, हाइब्रिड, CNG और फ्लेक्स फ्यूल जैसी कई टेक्नोलॉजीज़ के बीच में बैलेंस बनाना पड़ रहा है। और इसी वजह से इथेनॉल सिर्फ एक फ्यूल पॉलिसी नहीं, बल्कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी बन चुका है। लेकिन अगर हम एक आम कंज्यूमर के नज़रिए से देखें तो यहाँ भी कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस सामने आते हैं। सबसे पहला सवाल कंपैटिबिलिटी का है। बहुत सारे लोगों के पास अभी भी पुराने पेट्रोल व्हीकल्स हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी अगली गाड़ी E20 या उससे ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड के लिए पूरी तरह से सेफ है या नहीं। दूसरा बड़ा मुद्दा है माइलेज का, क्योंकि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी पर भी असर पड़ सकता है, जिससे रनिंग कॉस्ट का पूरा हिसाब बदल सकता है। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। अगर फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स ज़्यादा एडवांस और इथेनॉल रेजिस्टेंट होंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट और रिपेयर कॉस्ट भी बढ़ सकती है। साथ ही रीसेल वैल्यू पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट में अलग अलग फ्यूल टेक्नोलॉजीज़ के बीच में कन्फ्यूजन बढ़ेगा। यानी कस्टमर को सिर्फ नई गाड़ी खरीदते समय ही नहीं, बल्कि ओनरशिप की पूरी लाइफ साइकिल में ज़्यादा सोच समझकर फैसले लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इथेनॉल भारत को ऑयल इंपोर्ट से आज़ादी दिलाने में मदद करेगा, या फिर इससे व्हीकल ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगे हो जाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।